आपका खोया हुआ धन, आपकी खोई हुई संपत्ति, आपके खोए हुए रिश्तेदार, आपके खोए हुए दोस्त और कुछ भी वापस आ सकता है। लेकिन एक बार जो आपकी उम्र बीत गई और जो आपने समय खो दिया, वो कभी वापस नहीं आता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है आज के इस सिनेरियो में। अदरवाइज़ हम धीरे करके इस जीवन को खो रहे हैं। उम्र हमारी चले जा रही है, हमारी जवानी, हमारा शरीर, हमारा जो मेंटल स्टेटस है, वो डे बाय डे वीक हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम फिर भी सँभल नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहता इसका प्रीलिम्स था, तो मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने उसे ठीक नहीं अटेम्प्ट किया या वो सैटिस्फाई नहीं है अपनी परफ़ॉर्मेंस से, वो अब दोबारा से तैयारी करना चाहते होंगे। ज़रूर उदास हो गए होंगे और इस तैयारी से, इस एग्ज़ाम से अब पीछे हट गए होंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इन सारी बातों के ऊपर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूँ। क्यों आप अगर राइट ट्रैक डिसाइड नहीं करते अपने करियर का, तो किस प्रकार से आप कहीं गलत लैंड हो जाते हो। जैसे अगर एक हवाई जहाज़ को हम थोड़ा-सा भी अगर थोड़ा-सा शुरुआत में एक सुई के बराबर भी अगर उसके ट्रैक पे गलती हो जाती है, तो एंड पे वो कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है और कहाँ वो पहुँच जाता है, जहाँ जाना था, जो डेस्टिनेशन था, वहाँ ना पहुँच कर के वो कहाँ पहुँच जाता है, ये बात समझने की है। तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी मैं बातचीत करना चाहूँगा आपसे कि किस प्रकार से आपको करियर चूज़ करना चाहिए और किस प्रकार से उनकी समझ होनी चाहिए। जब तक आप उसको समझ से आगे नहीं बढ़ाते, समझ करके उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाते, तब तक हम कभी भी उस दिशा में जा कर के अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँच सकते। दिशा ठीक होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, अगर हम इस बात को समझ पाएँ। यदि आपने अपना आईएएस का गोल या किसी और बड़े एग्ज़ाम का गोल अपने घर वालों के कहने पे या किसी सगे-संबंधी या दोस्तों के कहने पे चूज़ किया है, तो इस दिशा में आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि वो आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब वो चीज़ आपके अंदर से उठी हो और आपके मन में एक इच्छा हो कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे ये इस तरह का इस लेवल का ऑफ़िसर बनना है और मुझे इस दिशा में आगे बढ़ कर के इस समाज के काम आना है, नेशन के काम आना है। अगर ऐसी बात नहीं है, औरों के कहे के अनुसार आप इस दिशा में बढ़ना चाहते हो, तो कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी और फिर देर हो जाएगी क्योंकि समय बहुत बर्बाद होगा और आप कहीं भी पहुँच नहीं पाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। अभी संभल करके देखिए कि क्या आपने स्वयं ये गोल चूज़ किया है या आपने किसी और के कहने पे या माँ-बाप को खुश करने के लिए ये सारी बातें की हैं। तो आज एक सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम है आपके लिए क्योंकि अभी 1 साल के बाद फिर प्रीलिम्स होना है। तो 1 साल पूरा आपके पास पड़ा हुआ है। इसमें क्या करना है, कैसे अपनी समझ डेवलप करनी है, वो सारी बातें आपको सोचनी चाहिए ताकि आपसे अब दोबारा गलती ना हो। पहले मैं आपको करियर के बारे में बताता हूँ, करियर किस प्रकार के होते हैं, आपको सारा मालूम है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा टच करना चाहता हूँ ताकि आपको एक बार रिफ्रेश हो जाए आपका माइंड कि किस दिशा में हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स हो गया, अब करियर क्या होता है? एनीथिंग और प्रोफेशन which helps us in earning livelihood for me and my family. कोई भी ऐसा व्यवसाय, कोई भी ऐसा कार्य जिसे हम अपने परिवार की रोज़ी-रोटी है, जो आय है, उसको अर्न करने के लिए करते हैं, ऐसे काम को, उसे करियर कहते हैं। अब करियर किस प्रकार से होते हैं, आपको मालूम है लेकिन अगेन आई वांट टू जस्ट रिफ्रेश यू अबाउट ऑल दिस। तो करियर की बात कर रहा था, करियर आज के दौर में मेनली करियर 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग जॉब कर लेते हैं और कुछ लोग बिज़नेस कर लेते हैं। जॉब हमेशा किसी और की होती है और बिज़नेस हमेशा
अपना होता है। ये जो मेजर डिफरेंसेस हैं, ये जो फंडामेंटल डिफरेंसेस है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब मैं जॉब की बात करूं, जॉब, तो जैसे ही जॉब वर्ड आता है मीन्स सर्विस, तो इसमें एकदम हमारे सामने दो तरह की एक पिक्चर आती है, दो तरह का सिनारियो आता है। जो एक होता है गवर्नमेंट जॉब, दूसरा होता है प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर जॉब। जॉब्स को हम मेनली दो सेक्टर में बांटते हैं, वन इज गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर जॉब। तो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में सबसे बड़ी जो बात होती है उसमें स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इसके मुख्य फीचर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में एक बार आपने कोई टेस्ट दिया, जो वैकेंसीज निकलती हैं उसके हिसाब से जो एग्ज़ाम एंट्री लेवल एग्ज़ाम डिज़ाइन किए होते हैं उसमें आपने क्वालिफाई किया तो आप अंदर पहुंच जाते हो, एनरोल हो जाते हो जॉब में, और फिर आप यहाँ पर बने रहते हो। छोटी मोटी बात पे आपको जॉब से निकाला नहीं जाता नॉर्मली, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है पब्लिक अपीजमेंट की होती हैं। चाहे वो आप अच्छा काम कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो, चाहे नॉर्मल एक रूटीन में चले जा रहे हो, जो आपको छोटा सा काम बताया वो करे जा रहे हो, बट कोई ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहे हो, या कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं रहती नॉर्मली, क्योंकि जो मैंने पाया है कि जो आपको ऑफिस में जॉब असाइन किया बस उसी को करते जाओ, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जॉब किस लेवल का है। अगर बड़े लेवल का है आपका जॉब, जैसे अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस या उस लेवल के अधिकारी हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम होगा आपका। बट जो लोअर जॉब होते हैं उसमें जो नॉर्मली आपको काम दिया जाता है वो करते जाना है ईमानदारी से, और नॉर्मली ये होता है कि आपको निकाला नहीं जाता है अनटिल आप कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम मैस क्रिएट नहीं करते हो। तो इसमें स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी रहती है। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, सिक्योरिटी भी कोई ज़्यादा नहीं होती है, सिक्योरिटी भी कोई ज़्यादा नहीं होती है। तो जैसे अगर मैं कोरोना काल की बात करूं, तो जो गवर्नमेंट, क्योंकि सारा सिस्टम ठप हो गया था, सारे काम बंद हो गए थे, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट कंपनीज के ऑफिस हों, फैक्ट्रीज हों, सारा कुछ काम बंद हो गया था। तो आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट में सर्व करने वाले लोग थे वो नहीं निकाले गए, वो लगातार अपना काम करते रहे, चाहे ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था बट फिर भी चलता रहा, वो स्टेबल रहे और सिक्योर रहे, उनको निकाला नहीं गया। लेकिन अगर आप यहाँ प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग जो हैं जॉब से निकाल दिए गए। आपके फैक्ट्री या आपके व्यवसाय में, बिजनेस में काम ही नहीं हो रहा है, सब कुछ ठप पड़ा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या सेल परचेज नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो लोग कहाँ डालेंगे, उनको सैलरी कहाँ से देंगे? इसलिए उनको बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। तो इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कम रहती है। तो ये इन मेजर डिफरेंसेस हैं जो इन दो जॉब्स में होते हैं। अब फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा परफॉर्म, जैसे बताया कि परफॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बट यहाँ पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, ओके। दूसरा क्या है कि यहाँ पर सैलरी जो होती है उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती, ज़्यादा अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, या अपने परिवार का जो लाइफस्टाइल है एक फिक्स्ड लाइफस्टाइल के रूप में रख सकते हो, उससे एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। आपको लिमिटेड सैलरी मिलती है, हाँ एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है बट दैट इज़ वेरी मिनिमल, इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत बड़ा जंप आएगा सैलरी में। और दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन है उसको देखें तो इतना कोई ज़्यादा आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है और आपका जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट होता है एनुअल वो कम रहता है। अब दूसरी तरफ अगर हम जाएं, इसकी सैलरी देखें,
प्राइवेट की सैलरी देखें तो इसमें इनिशियल जो सैलरी होती है वो ज़रूर कई बार कम रहती है, डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशन, बट कम रहती है। बट आगे अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो जो आपकी इंक्रीमेंट होती है वो बहुत फास्ट भी आगे बढ़ सकती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफिशिएंसी, योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सैलरी पा रहे हो, कितने पर्क्स आपको मिलते हैं। तो प्राइवेट में आपको इस तरह की व्यवस्था रहती है, बट अगेन वही सिक्योरिटी वाला सिस्टम यहाँ कम रहता है। बट ज़्यादा सिक्योर रहकर भी कि क्या करना है? जीवन तो एक बार मिला है, इतने किसी सिक्योरिटी के चक्कर में आप छोटे से गेम खेलते रहोगे, छोटे-छोटे गेम खेलते रहोगे और एक बड़ा जंप लाइफ में नहीं कर पाओगे जहाँ डिज़र्व करते हो आप, या आपके अंदर वो सब पोटेंशियल है लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, और गवर्नमेंट जॉब में एक स्पेसिफिक साइकिल में, एक दायरे में आप फिक्स हो गए, लिमिट में फिक्स हो गए, तो आपका जीवन उसी में खत्म हो जाता है। और अंत में क्या होता है कि जब आप घर जाते हो, जब 58 या 60 ईयर्स की, जब 60 ईयर्स के हो जाते हो, जब आपके पास कुछ नहीं रहता, आपकी सैलरी थोड़ी बड़ी होती है उस टाइम, लेकिन फिर भी आप हैंड टू माउथ होते हो क्योंकि आपने गाड़ी ली होती है, उसकी ईएमआई भर रहे होते हैं, आपने घर का लोन लिया होता है, होम लोन, उसकी ईएमआई भर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप ज़्यादा कोई इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, कुछ नहीं हो पाता ओवरऑल सारा एक एक स्पेसिफिक सिस्टम के इर्द-गिर्द आपकी लाइफ घूमती है और खत्म हो जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं स्टेबल ज़रूर है, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब कौन-सा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो मैं बाद में आता हूँ। प्राइवेट जॉब्स आर आल्सो नॉट दैट मच सिक्योर, बट अगेन हियर यू कैन make it more, proficient and beneficial if you are able to work hard and if you are able to manage things very efficiently. That depends on you only. तो अब हम आते हैं, जॉब्स का हो गया, अब मैं दूसरा जो सेक्टर है वो है बिजनेस। बिजनेस जॉब्स में यू सेल योर टाइम, आप यहाँ अपना टाइम सेल कर रहे होते हैं और उसके बदले में जो टाइम की कीमत होती है उसके बदले में आपको उसकी सैलरी मिलती है, उसकी कॉस्ट पे मिलती है। तो यहाँ पर आप अपना टाइम बेच रहे होते हैं, यहाँ पर आप अपना टाइम खुद के लिए यूज कर रहे होते हैं, खुद के लिए। यू आर नॉट सेलिंग योर टाइम टू समवन एल्स, आपका टाइम खुद के लिए है। यहाँ पर आपका बॉस होता है, आपको जो ऑफिस का हेड होगा, जो ऑफिस का मुखिया होगा, बॉस होगा, उसकी आज्ञा के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, उसके ऑर्डर के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और जो भी उसने प्लान किया होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको टारगेट अचीव करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने खुद के टारगेट अचीव करने हैं। आप खुद ही अपने बॉस होते हैं, आपको देखना है कि आप अपना काम करें, जितना काम करेंगे उतना फायदा होगा, जो भी इनकम आएगी, जो जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका ही होगा। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बड़े लेवल पर नहीं है तो आपको प्रॉफिट लॉस से के बारे में नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पर नो टाइम फ्रीडम, कोई भी जॉब है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, यहाँ पर आपके टाइम फ्रीडम नहीं है आपके पास। आपको जो टाइम फिक्स किया है, ऑफिस का शेड्यूल है, जो असाइनमेंट है वो पूरा करके ही जाना है, और आपको उसके टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंगली आना है ऑफिस में और जाना है। आपके पास फ्रीडम नहीं है, बट यहाँ पर फुल फ्रीडम। यहाँ पर बिजनेस में क्योंकि आप खुद के बॉस हो, आपका खुद का व्यवसाय है, आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट है, आपने खुद के लिए काम किया हुआ है, तो आपको किसी को जवाब नहीं देना टाइम के लिए। जब भी आप ठीक समझते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास कि आपने ऑफिस कब जाना है, आपने लोगों की मीटिंग कब करनी है, स्टाफ की मीटिंग कब करनी है, कैसे काम चलाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट लॉस
नो इशू फॉर यू, आपको नहीं इसका लेना देना है। बट यहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो फिर वो आपका हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपका अपना हो रहा है। तो ये सारी बातें जो है आपने देखनी है। यहाँ पर कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगी, हैंड टू माउथ रहता है बंदा। फाइनेंशियल फ्रीडम नो, नो फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आपने अच्छा काम किया, अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया, तो एक वक्त आएगा जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आप किसी के गुलाम नहीं हैं। आप कहीं घूमने जाओ, कहीं बाहर विदेश चले जाओ, कहीं अपने फैमिली टूर पर निकल जाओ, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों की परमिशन कम ही होती है। आप नहीं जा सकते। वैसे भी आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और उसके बाद जो है आपको फिर भी यहाँ परमिशन, ये वो छुट्टियाँ वटियाँ सारा लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको किसी को नहीं पूछना है। फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके पास पैसा है, आप उस पैसे को कैसे यूज़ करते हैं वो सारा आपने देखना होता है। तो इस प्रकार से इन 2 चीज़ों में डिफरेंस रहता है। तो मैं अब जो आगे आने वाला जो मेरा चैप्टर है वो ये है कि किस प्रकार से हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं जॉब्स को। ये व्यवसाय करियर किस लाइन पे ले जाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, इसके बारे में मैंने बात की कि आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। जॉब के बारे में आपको बताया मैंने कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की बात की। अब मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तरफ आता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब किस तरह के होते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एक वास्ट सिस्टम है। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है। इसमें प्रोफेशनल सर्विसेज भी चाहिए होती हैं, इसमें सिविल सर्विसेज भी चाहिए होती हैं, और इसमें आर्मी सर्विसेज भी चाहिए होती हैं, जिसमें आर्म सर्विसेज बोलते हैं। तो वो सारी तरह की सर्विसेज जो है इसमें आती हैं। सबसे पहले हो गई आपकी आर्मी। अगर हम आर्मी की बात करें तो पहली आर्मी आप समझते हैं कि एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश की जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर हमारे कंट्री की का डिफेंस सिस्टम देखते हैं। कोई बाहर से अंदर ना घुसे, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग या कोई बाहर से कोई एनिमी हमारे अटैक ना करें, कोई पड़ोसी इन्फिल्ट्रेट ना करें। वो सारी बातें आर्मी देखती है। कई बार वो इंटरनल पीस को भी देखती है। अगर आपके अंदर यहाँ पर आकर दंगे हो रहे हैं, यदि दंगे कोई हो रहे हैं यहाँ पर विद इन द कंट्री, तो भी आर्मी को बुलाया जाता है, क्योंकि जो लोकल पुलिस होती है वो इतनी कई बार कैपेबल नहीं रहती कि इस प्रकार के बड़े लेवल के जो राइट्स होते हैं उसको संभाल सकें। तो आर्मी का ही काम होता है, आर्मी को ही बुलाया जाता है और ऐसे इश्यूज़ को हैंडल कर लेती है। जैसे कई बार डिज़ास्टर हो जाते हैं, तो जैसे अब तो एनडीआरएफ बनाई हुई है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एक अलग प्लाटून कंस्टिट्यूट किए हैं आउट ऑफ आर्मी, एयर फोर्स एंड अदर आर्म्ड फोर्सेस। तो वो बनाया हुआ, लेकिन फिर भी कई बार आर्मी को आना ही पड़ता है। जैसे कोई ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, कई बार फ्लड्स या फ्लड से जो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो एयर फोर्स की मदद से जो स्ट्रैंडेड लोग होते हैं, वहाँ पर फंसे होते हैं, उनको निकाला जाता है। तो इस तरह से की जो व्यवस्था होती है, आर्मी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एंट्री के लिए आपको पता ही है, एनडीए का होता है, जो अगर ऑफिसर जाना है आपने, है ना। उसके बाद सीडीएस का होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो होती हैं, एनडीए के थ्रू भर्ती होती है ऑफिसर्स की, सीडीएस के थ्रू होती है। इसके अलावा और भी ऐसे चैनल्स होते हैं जो ऑफिसर लेवल के ऊपर भर्ती होती है। प्रमोशंस के थ्रू भी भर्ती हो जाती है, वो ऑफिसर बन जाते हैं लोग, लेकिन टाइम बहुत लगता है। आपका यूथ एक स्पेसिफिक फील्ड में खत्म हो जाता है, जो यूथ होता है आपका, तो वो सारा देखना पड़ता है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर एंट्री लेनी है। एनडीए, सीडीएस टॉप मोस्ट जो एंट्री एग्जाम है ये ऑफिसर के लिए। उसके बाद दूसरी सिंपल भर्ती होती रहती है, रिक्रूटमेंट्स होती रहती हैं। रिक्रूटमेंट सिंपल जो लोअर पोस्ट होती हैं, प्रोसेस चलता रहता है ये रिक्रूटमेंट्स का। तो ये एडवर्टीजमेंट होती है बहुत सारे चैनल के माध्यम से,
टीवी के माध्यम से ये सारी जो सूचना है आप तक पहुँचती है, हम तक पहुँचती है और हम फिर जो कैपेबल लोग होते हैं, उनको यहाँ पर भेजते हैं। वहाँ जाकर के उनके जो टेस्ट होते हैं, अगेन वही एप्टीट्यूड टेस्ट एंड फिजिकल हेल्थ के जो टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनको उसमें ले लिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब चली हुई है, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पर सैलरी काफ़ी हाई होती है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं, लो रहती है। और फिर अगेन वही कि एक तो रिस्क है लाइफ का, और अल्टीमेटली आपने देखा होगा जब अक्रॉस बॉर्डर फायरिंग और जो आपस में दो आर्मी जब भिड़ती हैं, या जो कुछ ऐसे टेररिस्ट एलिमेंट्स जो अब अटैक करते हैं, तो बहुत सारा नुकसान होता है। बट अगेन बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे यंग जो इस तरह का दम रखते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है, देश को बचाना, फोर फ्रंट पे रह करके, तो वो इन सेवाओं में जाते हैं और एक अच्छा नाम कमा करके वापस आते हैं। आर्मी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्पेक्टेड लोग होते हैं ये लोग जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो ये सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं। जैसे दूसरा आ जाता है मेडिकल सर्विसेज होती हैं। मेडिकल, अब मेडिकल में जो ऑफिसर लाइन होती है, जो ऑफिसर बनने के लिए होता है, उसमें आपको पता है सबसे पहले नीट एग्ज़ाम होता है, आजकल नीट होता है, AFMS का होता है, आर्मी सर्विसेज, अगेन आर्मी मेडिकल सर्विसेज के लिए होता है। और नीट जो एग्ज़ाम होता है, इसके माध्यम से हम MBBS की डिग्री के लिए जो है क्वालिफाई करते हैं। तो 5 साल 4 साल 5 साल की जो डिग्री होती है, उसको हम ग्रहण करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जो है हम मेडिकल ऑफिसर के रैंक पर जो है भर्ती हो जाते हैं आगे। क्योंकि यहाँ हमारे देश में मेडिकल ऑफिसर्स की बहुत कमी है, और पॉपुलेशन जो क्राइटेरिया है हमारा, वो बहुत गैप है उसमें। कितने पॉपुलेशन के ऊपर एक मेडिकल अफसर होना चाहिए, उसके जो प्रोपोर्शन है, जो उसका रेशो है, वो बहुत उसमें गैप है। इसलिए ये सर्विसेज बहुत रिक्वायर्ड हैं। जो बच्चे ये करके आते हैं, उनकी भी सैलरी अच्छी होती है। डॉक्टर जब बनते हैं, मेडिकल अफसर जब बनते हैं, तो उनकी सैलरीज अच्छी होती हैं इनिशियली भी, और ओवरऑल जो इंक्रीमेंट होता है वो भी अच्छा होता है, और उनकी लाइफ स्टाइल भी अच्छा रहता है। बट अगेन वही कि यहाँ पर जो है बहुत कंपटीशन भी है, और बहुत टाइम भी लगता है इसको आगे उस लेवल तक पहुँचने के लिए। अब ये हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं। अब जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स एक ऐसी क्लास है जो इस पूरे देश का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा देने वाले, उसको डिज़ाइन करने वाले, उसको एक साकार रूप देने वाले लोग होते हैं। और इंजीनियर्स के बिना देश की तरक्की संभव नहीं होती है। ये डिफरेंट फील्ड में जाकर के, क्योंकि इंजीनियर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, सिविल, आर्किटेक्चर, केमिकल, अगेन वही बहुत सारे सेक्टर हैं इसके अंदर भी। तो वो इंजीनियर्स जो होते हैं, वो डिज़ाइनिंग में और देन उसको ग्राउंड पे ले जाने में सक्षम होते हैं। वो इसी तरह ट्रेंड हुए होते हैं, तो वही इस काम को कर पाते हैं। तो इसके लिए भी जो एंट्री होती है, वो JEE के माध्यम से होती है। एक एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से होती हैं। तो फिर 4 ईयर डिग्री के लिए आप एनरोल हो जाते हो, और 4 ईयर डिग्री एनरोल होने के बाद जो है आप इंजीनियर बन जाते हो जब। तो फिर आप डायरेक्टली डिफरेंट सेक्टर में जहाँ वैकेंसीज होती हैं, जब उनकी एडवर्टीजमेंट होती है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो ये भी एक ऑफिसर के रूप में आप आगे बढ़ जाते हो, और फिर जब आपका करियर एक ऑफिसर के रूप में स्टार्ट होता है, तो आप बहुत ऊपर पहुँच जाते हो, बहुत जल्दी जो है प्रमोशंस भी होती हैं। ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रेलवे है, एयर के अंदर है, जो हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वो बहुत सारी वास्ट सब्जेक्ट है। तो ये सारी बातें जो होती हैं, इंजीनियर का इस देश के उत्थान में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, और इनको ये आगे लेकर के जाते हैं और देश की तरक्की को इंश्योर करते हैं। तो ये तो आ गया इंजीनियरिंग का। अब चौथा जो है, एजुकेशन की बात करूं मैं, कर लेते हैं यहाँ पर। एजुकेशन डिफरेंट लेवल के लिए है, लेकिन मैं यहाँ पर जो टॉप लेवल की जो सर्विसेज है उसकी बात करूँगा। तो जो एजुकेशन में अगर आपने प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आपको PhD करना होता है।
पीएचडी करने के बाद अगेन वो टेस्ट होता है और वो आप क्वालिफाई करते हो और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो तैनात हो जाते हो। प्रोफेसर्स जो होते हैं वो हाईली पेड होते हैं, उनकी सैलरी जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं कंपैरेटिवली। अगर और सर्विस क्लास से मैं कंपेयर करूँ तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, क्योंकि मैं जो मेरी समझ है वो ये है कि बाहर से जो बॉर्डर हैं हमारे, उसको आर्मी के जो हमारे लोग हैं वो सिक्योर करते हैं, वो बचाते हैं दुश्मनों से, और अंदर से जो हमारे देश को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे यूथ को शिक्षा दे करके उनको आगे बढ़ाता है और अलग-अलग लेवल पे जाकर के उनको खड़ा करता है, सर्विस करने के काबिल बनाता है, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के काबिल बनाता है, वो हमारे टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स और आर्मी एक बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पूजनीय रिस्पेक्टेड लोग होते हैं ये, जो हमें हमें बचा रहे हैं। अगर टीचर अच्छा ना हो तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। टीचर अच्छा ना हो तो सिस्टम सारा कोलैप्स हो जाएगा और हमारा जो यूथ है बर्बाद हो जाएगा और फिर वो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ पर यूथ ऐसा हो जाएगा, फिर वहाँ पर उस देश का विकास कहाँ से होगा? तो ये अंदर से स्ट्रॉन्ग करने वाले लोग होते हैं, एजुकेशन वाले। तो इसमें एक पीएचडी करने के बाद एग्ज़ाम होता है, आप प्रोफ़ेसर बन जाते हो। ऐसे ही स्कूल में लेक्चरर्स होते हैं अलग-अलग पोस्ट पे, उनकी भी सैलरी अच्छी होती है। और सारा कुछ जो सिस्टम होता है ओवरऑल उनका भी ठीक रहता है। ऐसे ही और भी बहुत सारी टीचिंग, जैसे प्राइमरी स्कूल से लेकर के अगर ऊपर हाई स्कूल और उसके सीनियर सेकेंडरी देन कॉलेज की बात करें तो वही टीचिंग जो फ्रेटर्निटी है, इनका बहुत बड़ा रोल है और अच्छी सर्विस मानी जाती है। इसमें भी आप जा सकते हो अगर आपको इसमें अच्छा लगता है जाना तो। तो इस तरह से ये मैंने जो 4 कैटेगरी बताई मोटा-मोटा, कोई पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये छोटा-छोटा मैं आप बता रहा हूँ, आगे फर्दर फिर एक्सप्लोर करेंगे कभी। बट अब आगे जो है 5वीं एक ऐसी सर्विस होती है जो इस सारे सिस्टम को रन करती है, कि कौन से डिपार्टमेंट में कैसे काम करना है, कैसे चलना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो वो सारी जो होती है इस मिनिस्टीरियल या सिविल सर्विसेज होती है मिनिस्टीरियल। इसमें क्या होता है, मिनिस्टीरियल लोग कौन होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं। एक लोअर सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है ये, और ये जो एनरोलमेंट होता है वो क्लरिकल लेवल पे होता है। एक छोटी एंट्री होती है क्लरिकल लेवल पे और फिर वो प्रमोट होकर के आगे बढ़ते जाते हैं। किस प्रकार के से पूरा सिस्टम ऑफिस का रन करना है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई अलग से ट्रेन नहीं होते हैं, एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू एनरोल होते हैं और फिर क्लर्क से ये सीनियर असिस्टेंट बन जाते हैं, असिस्टेंट के बाद सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, एसओ बन जाते हैं, देन अंडर सेक्रेटरी, देन जॉइंट सेक्रेटरी, ऐसा चलता रहता है सारा सिस्टम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, अगर ये ऑफिस में ना हो तो फिर काम कैसे करेंगे। तो ये अंदर जैसे समझ लीजिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो जगह-जगह मांस भरा हुआ है ना, जो हमारे अंदर जो वॉइड्स बॉडी के अंदर हैं, उनको कवर करने के लिए या अंदर से भरने के लिए जो हमारा अंदर से चर्बी है, मांस है, वो ये लोग होते हैं। वो पूरा अंदर फिल करते हैं और सिस्टम को वर्केबल बनाते हैं, उस पे काम करते रहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सैलरीज़ वाइज़ बात करूँ मैं तो बहुत कम से शुरुआत होती है और पूरी उम्र तक कोई ज़्यादा सैलरी नहीं हो पाती है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी इसमें गैप रहता है। तो ये भी ऐसे हमारे लोग हैं तो जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब छठी में बात करूँ तो वो होती है, छठी बात करूँ तो ये होती है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में वैसे ये सर्विसेज भी आती हैं, बट ये सर्विसेज वो है जो मतलब मैं जो करने वाला हूँ वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ऐसे सारे। देन सेकंड सर्विस होती है एचएएस, मीन्स प्रोविंशियल सर्विसेज, पीसीएस बोलते हैं इसको, और जो भी ये पुलिस का भी इसी में आता है। सो फ्रंट लाइन पे जो सर्विस होती है, जो सबसे बड़ी सर्विस मानी जाती है वो है आईएएस। अब क्योंकि इतनी बड़ी सर्विस है और इन लोगों से क्या उम्मीद की जाती है, इन लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि जो सारी सर्विसेज हैं, ये जितनी सारी सर्विसेज मैंने गिनाई, इन सभी को लीड करना, इन सभी को के ऊपर ऊपर मतलब मीन टॉप पे बैठना, टॉप रैंक पे, टॉप रैंक को हैंडल करना और फिर इन सभी सिस्टम को हैंडल करना। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ जैसे मैंने पहले बात की थी आपसे आर्मी की, तो आर्मी
अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, लेकिन अल्टीमेटली जो इनके टॉप बॉस होंगे, जो जो जनरल भी होंगे आर्मी के, मान लो जनरल हैं आर्मी के, जनरल हैं, मतलब टॉप रैंकर्स जो भी तीनों सेनाओं के हैं, वो अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करेंगे? अल्टीमेटली जो फाइनल सिग्नेचर्स होंगे, जो फाइनल अप्रूवल होगी, वो मिनिस्टर से होगी कि लेकिन मिनिस्टर से के साथ कौन बैठता है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी। तो इतने बड़े सारा सिस्टम है इसका, इतना बड़ा हाई सिस्टम है जिसमें पूरी लाइफ लगा करके जनरल बनता है व्यक्ति, टॉप पे पहुंचता है, आर्मी को लीड करता है, एयरफोर्स को लीड करता है या नेवी को लीड करता है। लेकिन उन सब के ऊपर जो है एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो जिसके जिसके कहने पे ही काम होगा, जिसके कहने पे सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलेगा। तो वो कौन है? आईएएस अधिकारी, आईएएस। ये आईएएस होगा, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन, बहुत सीनियर, जो कहीं स्टेट में चीफ सेक्रेटरी रह करके यहाँ केंद्र में गया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में गया होगा और उसको सेक्रेटरी बनाया होगा। तो ये अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज रिपोर्टिंग टू द सेक्रेटरी हु इज ए आईएएस गाय। सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईएएस। अगेन, अब यहाँ पर मैंने बात की थी आपसे मेडिकल की, मेडिकल जो भी मैंने आपसे बात की मेडिकल सर्विसेज की, तो मेडिकल सर्विसेज में टॉप पे जाकर के डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, जो भी होते हैं उन सभी को अल्टीमेटली लीड करने वाला जो व्यक्ति है, अगेन सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हेल्थ, ये हेल्थ सेक्रेटरी होगा। ये सारे सिस्टम को मिनिस्टर जो होगा, हेल्थ मिनिस्टर जो होगा, वो उसके साथ कौन बैठेगा? सारा सिस्टम को लीड करने के लिए, सारा सिस्टम मैनेज करने के लिए और सारे सिस्टम को सही दिशा में ले जाने के लिए हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल? ही इज द सेक्रेटरी हेल्थ एंड हु हैपन्स टू बी एन आईएएस ऑफिसर, वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर। अगेन वही चीफ सेक्रेटरी आने के बाद जो है जो टाइम बचा होता है उनको वहाँ भेजते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, केंद्र में, तो वहाँ पर जाकर के वो सेक्रेटरी हेल्थ बनता है। तो अब कहाँ रिपोर्टिंग हो रही सभी की? आईएएस अधिकारी को। अगेन इंजीनियरिंग, चाहे वो रेलवे हो, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, चीफ इंजीनियर के बाद बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बड़ा एक बोर्ड होता है। अब बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, वो बोर्ड का चेयरमैन, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसको रिपोर्ट करता है? आईएएस अधिकारी को। यहाँ कौन है? रेलवे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, अगेन सेक्रेटरी, आईएएस। तो ये इंजीनियरिंग वाला भी, चाहे रेलवे है, चाहे वो कोई और इंजीनियरिंग है, चाहे वो सरफेस ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, चाहे जो मर्जी, हाईवेज का है, रेलवे का है, वाटरवेज का है, वो सभी लोग अल्टीमेटली एक आदमी को रिपोर्ट करेंगे नेशनल लेवल पे, हु इज आईएएस ऑफिसर एंड विद वेरी हाई एक्सपीरियंस, वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस, एंड वो सारा आईएएस को जा रहा है। एजुकेशन, एजुकेशन वाला जितने भी सारा सिस्टम है देश के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, उनको कौन देखता है? सेक्रेटरी एचआरडी, एचआरडी, अगेन हु हैपन्स टू बी अ आईएएस गाय। तो ये सभी सिस्टम, जितना भी इसका सारा सिस्टम है, वो सभी को आईएएस देखता है। अब ये तो हो गया डायरेक्ट सेंट्रल लेवल पे। जब आईएएस अधिकारी एक एग्जाम क्वालिफाई करके आता है लबासना में, मीन्स लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, जब उनकी ट्रेनिंग होकर के आती है, उनको डिस्ट्रिक्ट में अटैच किया जाता है और जो काम कर रहे अधिकारी होते हैं वहाँ पर उनकी अटैचमेंट होती है कुछ के लिए। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जब आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग होती है। वो चीज़ को ऐसा समझते हैं कि वो राइट फ्रॉम द पटवारी, द लोअर मोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देन दे गो टू the panchayat secretary, how the system at grassroots level, how the system at grassroots level functions, वो उस अंडरस्टैंड करते हैं, सीखते हैं उस चीज़ को, और फिर पूरा स्टडी करने के बाद लोकल जो बॉडीज होती हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, जो जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है वो कैसे फंक्शन करता है ग्रास रूट लेवल पे, वो सारा जो उन्होंने थियोरेटिकली जो थ्योरीज पढ़ी होती हैं वहाँ लबासना में बैठ करके, वो सारी प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होती हैं फील्ड में, वो सीखने के बाद वापस जाकर के फिर उनकी पोस्टिंग होती है।
पोस्टिंग होती है। जैसे अगर अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो यहाँ पर बीडीओ की पोस्टिंग होती है, मीन्स असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट के रूप से उनकी पोस्टिंग होती है। अगेन वहाँ भी वो सीख ही रहे होते हैं कि कैसे मतलब जो विकास है, जो ग्रामीण विकास है वो कैसे फंक्शन करता है। जो ग्रामीण विकास विभाग का जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं बीडीओ के रूप में। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है उनको एसडीओ सिविल या एसडीएम बोलते हैं, वो लगाया जाता है। वो वहाँ पर एसडीएम के रूप में सारा सिस्टम संभालते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं। और फिर देन एडीसी, जैसे यहाँ पर हिमाचल की बात करूँ तो एडीसी लगाया जाता है। ऑलमोस्ट सेम ही होता है पूरे इंडिया में। तो उसके बाद आगे फिर 5 से 8 साल के बीच में वो डीसी बनते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो जब डीसी बन जाता है व्यक्ति, आईएएस अधिकारी जब डीसी बनता है तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है वो, कि जिले को संभालना है पूरा। सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं सभी का कमांडर है वो, और वो अपने पूरे सिस्टम को, रेवेन्यू हो, चाहे वो इंजीनियरिंग वाला सिस्टम हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सभी को डायरेक्शन देगा, सभी को कमांड करेगा, सभी को पूरा सिस्टम गाइडेंस और जो पूरा डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम रहता है। और उनकी सैलरी भी यहाँ पर अच्छी होती है। सभी सर्विसेज से ज़्यादा अच्छी सैलरी जो होती है, जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, जो ये आईएएस आईपीएस होते हैं, वही करते हैं। अब मैं पुलिस की बात करूँ, मान लो पुलिस डिपार्टमेंट इतना बड़ा होता है ना? और आईपीएस अधिकारी जो कि पुलिस अधिकारी के रूप में एनरोल होता है और टॉप पे पहुंचता है, डीजीपी बनता है वो। यहाँ हिमाचल में डीजीपी बनता है, बाकी जगह कमिश्नर्स भी कहते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस भी होता है। तो यहाँ पर इतने टॉप पे पहुंचने के बाद एक पुलिस अधिकारी टॉप पे पहुंच गया, डीजीपी बन जाता है, लेकिन उनका बॉस कौन होता है? सेक्रेटरी होम। सेक्रेटरी होम, उनके अंडर सारी ये व्यवस्थाएं आती हैं। उन्हें जो डीजीपी होते हैं या जो हेड ऑफ पुलिस होते हैं स्टेट के, वो उनको रिपोर्ट करते हैं। ये जो व्यवस्था है वो ये दर्शाती है कि अगर सर्विस करनी है, कोई नौकरी करनी है सरकार के अंदर, तो आपको आईएएस की ही करनी चाहिए, आईएएस की ही करनी चाहिए। दूसरी जो स्टेट सर्विस है जो टॉप पे रहती है, दैट इज जैसे हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज होती हैं पुलिस की, और एचएएस होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप एचएएस भी एनरोल हो जाते हैं तो आज के दौर में 18 से 20 साल इस सर्विस में लगाने के बाद आप आईएएस में जाते हैं। और फिर आईएएस में जाकर के आप एक आईएएस अधिकारी के रूप में, डिप्टी कमिश्नर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या जो बाकी इक्विवेलेंट पोस्ट होती हैं वहाँ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एज कि कब तक आप वहाँ कंटिन्यू करते हैं, आपका एंट्री लेवल आपका क्या था, किस एज में एंटर होते। तो ये सारी व्यवस्था जो चलती है। लेकिन उस टाइम तक जो एचएएस से जाते हैं, मैंने जो देखा नॉर्मली वो ये रहता है, मैं शायद किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट मतलब नॉर्मली ये होता है कि काफ़ी टाइम, एक उम्र निकल चुकी होती है और इतना एक्टिव माइंड नहीं रहा होता है कि वो अगर जो डायरेक्ट एक 5-7 साल सर्विस करने के बाद डीसी बन रहा है, दूसरा 20, 22, 25 साल लगाने के बाद डीसी बन रहा है, तो बहुत डिफरेंस रहता है। यंग एज में माइंड की शार्पनेस ज़्यादा होती है, आप समझते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जॉब का आपकी इच्छा है, गवर्नमेंट जॉब करना ही है, तो ये आईएएस, यूपीएससी के थ्रू जो है, जो भी सर्विसेज हैं, आईएएस हो, चाहे आपको आईपीएस मिल जाता है, आपको आईएफएस मिल जाता है, आईआरएस भी ठीक है। आईआरएस भी मिल जाए तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि वो भी एक 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 अच्छी क्लास से डील करने वाला अधिकारी होता है। तो ये सारी बातें जो होती हैं, आपको अभी समझनी है। अब मैंने आपको ये ओवरव्यू दे दिया सर्विसेज का। क्यों दिया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी प्लानिंग अच्छी हो। अगर आप यहाँ क्लेरिकल लेवल में भर्ती होंगे, मान लीजिए आप यहाँ भर्ती होते हैं एक क्लर्क के रूप में। मैं बहुत बच्चों से मिला हूँ जो 1-1 साल तैयारी करते हैं। किस चीज़ की? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। आजकल यहाँ हिमाचल में ये पोस्ट के माध्यम से क्लरिकल में लोअर मोस्ट रैंक पे आदमी भर्ती होता है। तो ये जो पोस्ट होती है, इसमें मेरे ख्याल 7 या 8 हज़ार इनिशियल आपकी पे होती है। तो आप बताओ, आज के ज़माने में अगर आपको 7 या 8-10 हज़ार भी सैलरी मिलती है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या ड्रीम्स पूरे करोगे? क्या आपके ड्रीम्स हैं? ड्रीम्स हैं, पूरे करोगे? या अपने परिवार के ड्रीम्स पूरे कर पाओगे इससे, इस पोस्ट से?
मैं ये नहीं कहा पोस्ट सारी अच्छी होती हैं, काम सारे अच्छे होते हैं। बट आज के सिनेरियो में जहाँ पर इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है और एक हमारी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो रही है, होने जा रही है, वर्ल्ड में हमारा नाम है, तो आप इतनी सैलरी से कैसे गुज़ारा करोगे इस पोस्ट पे रह कर के? आने वाले टाइम में अगर प्रमोट भी हो गए, पक्के आप मीन्स रेगुलर भी हो गए, तो भी क्या कर लोगे? आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? कोई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हाँ, सारी उम्र आप बस इसी में धक्के खा-खा करके एक व्यक्ति जो है वहाँ पहुँचता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, टाइम डिवोट करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स हैं, आपके सेल्फ के लिए लाइफ़स्टाइल ड्रीम्स हैं, आपको दिखता है कुछ कि मुझे ऊपर जाना है, लाइफ़ एक बार मिली है, जीवन एक बार मिला है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ धरती के ऊपर, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है। अगर सर्विस ही करनी है तो फिर वो यूपीएससी, एचपीएससी में ही जाना चाहिए आपको, वही सर्विसेज़ करनी चाहिए। बाकी सर्विसेज़ में अगेन बॉस तो वही है ना, तो बॉस बनने की बात करनी है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी सर्विसेज़ अच्छी नहीं हैं, बहुत अच्छी है। मेडिकल हम डॉक्टर को भगवान बोलते हैं। एजुकेशनिस्ट को मैं अगेन भगवान ही मान चुका हूँ क्योंकि उनके माध्यम से ही जो हमारा यूथ है, वो फ्लरिश करता है, उसकी इंटीग्रिटी और करैक्टर बिल्ड करता है। और जो आर्मी के लोग हैं, वो हमारे देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं, वही ज़िम्मेदार होते हैं इस काम के लिए, तभी हम चैन की नींद सोते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब सभी रिपोर्ट करते हैं एक आईएएस अधिकारी को, तो क्यों ना आईएएस बनने का स्ट्रॉन्ग जो हमारा एक ड्रीम हो, उसको लेकर के आगे बढ़ें। तो मैं इस करियर के बारे में थोड़ी-सी आपको ये रिफ्रेशमेंट दिया है। अब मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊँगा कि कैसे किसी बड़ी सर्विस की तैयारी तैयारी करनी है, तो आगे कैसे करना है पहले, क्या होना चाहिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए, उसके बारे में आपसे बात करूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।